ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करें दैट इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस और द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द रीनल कैलिसेस एंड रीनल पेल्विस। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर्म यूरिन की वजह से जो डायलिटेशन हो जाती है रीनल पेल्विस की और रीनल कैलिसेस की, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। और अगर यही डायलिटेशन यूरेटर की हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? यूरेटर। ठीक है, यूरेटर। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस या डायलिटेशन ऑफ रीनल कैलिसेस एंड पेल्विस कैन बी यूनिलेटरल और इट कैन बी बायलेटरल। ठीक है, अगर और ये होती क्यों है? डेफिनेटली अगर इफ़ दिस इज़ द किडनी, ठीक है, एंड दिस इज़ द यूरेटर एंड देन द ब्लैडर एंड देन द यूरेथ्रा, तो अगर यूरेथ्रा के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तब भी पीछे जाकर अक्यूमुलेशन हो जाएगी, क्योंकि यूरिन आउटफ्लो नहीं है। तो ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ यूरिन इन दीज ऑल पैसेजेस, यहाँ की क्या हो जाएगी? डायलिटेशन हो जाएगी और इसको हम हाइड्रोयूरेटर कहेंगे। अगर कैलिसिस में और पेल्विस में अक्यूमुलेशन हो तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर डिस्टल पोर्शन में ऑब्स्ट्रक्शन है ना, लाइक यूरेथ्रा के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्लैडर के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इट विल बी बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और बायलेटरल हाइड्रोयूरेटर। और अगर जस्ट किसी यूनिलेटरल यूरेटर के लेवल पर है या यूनिलेटरल पेल्विस के लेवल पर है तो इट विल बी यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस या यूनिलेटरल हाइड्रोयूरेटर, ये बताना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो यूरेथ्रा से लेकर रीनल पेल्विस तक कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो ऑफ यूरिन जब भी होगी तब हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा या हाइड्रोयूरेटर होगा। ये बात पता चलेगी। डिफरेंट कॉजेज हैं इसकी, कुछ इसकी कॉन्जेंटल कॉजेज हैं, कुछ इसके एक्वायर्ड कॉजेज हैं। कॉन्जेंटल कॉजेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो एट्रेजिया ऑफ द यूरेथ्रा है कि यूरेथ्रा बना ही नहीं है, तो डेफिनेटली बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। या फिर हमें वॉल फॉर्मेशन हो रही है। वॉल फॉर्मेशन दरअसल मेम्ब्रेन्स बन जाती है विद इन द यूरेथ्रा और द यूरेटर। ठीक है, और मोस्टली यूरेथ्रा में बन रही होती हैं, उसमें हम एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें सिंपली द कॉन्जेंटल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रा में या यूरेटर में। ठीक है, इसके अलावा रीनल आर्टरी अब नॉर्मल हो सकती है जो कि फिर यूरेटर को कंप्रेस करेगी, तो अगेन हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस सिम्पटम्स मिलेंगे। इसके अलावा रीनल टोसिस हो सकती है। रीनल टोसिस में क्या है कि जो यूरेटर है उसकी टोर्जन हुई हुई है या उसकी किंकिंग हुई हुई है। ठीक है, तो उसमें भी डेफिनेटली अगर किंकिंग होगी या टोर्जन होगी तो उसमें फिर आउटफ्लो तो नॉर्मल नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होगा। ये कॉन्जेंटल कॉजेज है। कॉन्जेंटल कॉजेज में क्या है? एट्रेजिया ऑफ यूरेथ्रा, वॉल फॉर्मेशन यूरेथ्रा और यूरेटर, एब्रेंट रीनल आर्टरी और रीनल टोसिस विद टोर्जन और किंकिंग होता है यूरेटर। ये देख लिया हमने। एक्वायर्ड कॉजेज में एक तो फॉरेन बॉडी हो सकते हैं यूरेटर में या पेल्विस में, वो कैल्कुलाई हो सकते हैं या वो स्लॉग्ड ऑफ नेक्रोटिक पेपिला हो सकते हैं। वी नो कि डिफरेंट इस्केमिक डिजीज़ में जो पेपिला वो बन जाते हैं, जो पेपिला बनते हैं, जो किडनी, अच्छा, पेपिला बेसिकली किडनी की नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, रीनल पेपिला अगर उनकी स्लॉग्ड ऑफ होकर वो रीनल पेल्विस में आ जाएं या वो यूरेटर में आ जाएं और वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा दें, तो ये एक उसकी फॉरेन बॉडी कॉज है एक्वायर्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस की, तो कैल्कुला है या स्लॉग्ड नेक्रोटिक पेपिला। सेकंड, प्रोलिफरेटिव कॉज। प्रोलिफरेटिव कॉजेज में मोस्टली हम ट्यूमर्स देखते हैं, और इसके अलावा प्रोलिफरेशन अगर प्रोस्टेट के लेवल पर हो तो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर सकते हैं। वी नो कि यूरेथ्रा का एक पोर्शन प्रोस्टेट ग्लैंड से भी गुजरता है। मेल्स तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, डिफरेंट ब्लैडर ट्यूमर्स। ठीक है, कोई भी ट्यूमर ब्लैडर का हो या यूरेटर का हो या किडनी का हो या रेट्रोपेरिटोनियम का हो, जो ऑब्स्ट्रक्ट कराएगा यूरिनरी ट्रैक्ट आउटफ्लो को, पैसेज को, उसको वो क्या करा सकता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करा सकता है। ठीक है, इसमें हम मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द सर्विक्स यूरेट्रस भी देखते हैं, क्योंकि वो रिलेशन टू यूरेथ्रा पर या ब्लैडर पर ही होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स। अच्छा, फिर इन्फ्लेमेटरी लीजन्स हैं, लाइक प्रोस्टाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्राइटिस है। इस केस में भी क्या बन जाता है? वहाँ पे वी नो कि फाइब्रोसिस या एडहेशंस बन जाते हैं, जिस नतीजे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। न्यूरोजेनिक कॉज है, अगर सैक्रल प्लेक्सस का किसी तरह डैमेज हुआ हो, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ हो, तो पैरालिसिस हो जाएगा और ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, और उस केस में भी क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फर्दर, आगे यूरिन आउटफ्लो नहीं हो रहा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस रिजल्ट करेगी। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हमें माइल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। तो हमने क्या है कॉजेज पढ़ी? हमने कॉन्जेंटल कॉजेज पढ़ी, हमने एक्वायर्ड कॉजेज पढ़ी। एक्वायर्ड कॉजेज में फॉरेन बॉडी है और प्रोलिफरेटिव लीजन्स है। इसके अलावा हमने इन्फ्लेमेटरी लीजन्स पढ़ी हैं, न्यूरोजेनिक कॉजेज पढ़ी हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर बिलो द लेवल ऑफ यूरेटर है तो बायलेटरल होगा ब्लॉकेज, और अगर अबव द लेवल ऑफ ब्लैडर है तो यूनिलेटरल लीजन होगी। ठीक है, पैथोजेनेसिस यही है कि हुआ क्या, किसी भी लेवल पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अच्छा, जब कंप्लीट, अच्छा, एक और चीज़ है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो हमें ये चीज़ देखना कि यूनिलेटरल या बायलेटरल होगी। सेकेंडली ये भी है कि कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब भी फॉर एग्जांपल अगर उसके आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन ने वापस कहाँ जाना है? वो उसकी क्या हो जाएगी? रिफ्लक्स हो जाएगा। रिफ्लक्स कहाँ पर हो सकता है? मैक्सिमम रीनल पेल्विस में हो सकता है, रीनल कैलिसिस में हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर भी कंटेन करने जगह नहीं है कि उनकी डायलिटेशन इतनी हो चुकी है कि दे कांट फर्दर कंटेन इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब, अच्छा, पेल्विस में था
उसकी कैलिसिस में था। कैलिसिस से पीछे कौन सा पोर्शन होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स का पोर्शन होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का पोर्शन होता है, उसके पीछे क्या कौन सा पोर्शन होता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स का पोर्शन होता है। तो जब वो यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है और वो ट्यूब्यूल्स में जा रहा है, ट्यूब्यूल्स उसको कंटेन नहीं कर सकते, ट्यूब्यूलर डायलिटेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो यूरिन कहाँ जाएगा, वो आउटफ्लो करके रीनल इंटरस्टिशियम में एंटर होने से हो जाएगा, और रीनल इंटरस्टिशियम से वो वापस हमारे ब्लड में एंटर हो जाएगा। यूरिन का जितना भी कंटेंट है, जो भी फिल्टर्ड जो जितना भी फिल्ट्रेट कंटेंट है, वो सारा हमारे वापस हम वीनस सिस्टम में चला जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन तो हुई है, लेकिन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो तो होती जा रही है, वो तो नहीं रुक रही। मतलब कि जो फिल्ट्रेट है वो तो बन रहा है, फिल्ट्रेट फिर कहाँ जाएगा, रीनल इंटरस्टिशियम में जाएगा, पेरिनील स्पेसिस में जाएगा, और वहाँ से दोबारा फिर एंट्री कहाँ पे ले लेगा, लिम्फेटिक और वीनस सिस्टम में। ठीक है, अच्छा, तो अनलेस फिल्ट्रेशन इम्पेयर ना हो, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस वर्सन एमर्सन होता रहेगा। ठीक है, मतलब कैलिसिस पहले डायलेट होंगे, पेल्विस डायलेट होगा, और अल्टीमेटली फिर ट्यूब्यूल्स की डायलेटेशन शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, वो ये लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर रीनल पेल्विस में जनरेट होता है। ठीक है, जब रीनल पेल्विस में ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, उसके नतीजे में क्या होगा, अच्छा, एक तो रीनल पेल्विस में है, दूसरा पेपिला के रीजन। अच्छा, पेपिला ये नहीं है कि डिफरेंट ट्यूमर्स में जो पेपिला बनते हैं, पेपिला की बात नहीं हो रही, रीनल पैरामिड में जो हमने बात की, रीनल पैरामिड जहाँ पर ओपन होते हैं उनको हम पेपिला कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर सस्टेन हो रहा था, क्योंकि वो एक तरह से कलेक्टिंग सिस्टम होते हैं, हर जो भी फिल्ट्रेट बन रहा है तो उसका कलेक्टिंग सिस्टम कहाँ पर, तो पेपिला में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर सस्टेन करते हैं वो पेपिला का रीजन सस्टेन करता है, और साथ में हमें जो ऊपर पड़ा है रीनल पेल्विस का रीजन सस्टेन करता है प्रेशर। तो जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा, तो वहाँ पर जो वेस्कुलेचर है उसकी कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। कंप्रेशन शुरू होने से एक तो वहाँ पे आर्टरियल इनसफिशिएंसी है, प्लस वहाँ पे वीनस स्टेसिस भी हो रही है। तो ड्यू टू इंक्रीज जनरेशन ऑफ प्रेशर इन द रीनल पेल्विस एंड इन द पेपिला, देयर विल बी कंप्रेशन ऑफ द आर्टरीज एंड वीनस चैनल्स, ड्यू टू विच आर्टरियल इनसफिशिएंसी एंड वीनस स्टेसिस विल आल्सो ऑकर। ठीक है, तभी वहाँ पे नेक्रोसिस भी डेवलप होना चाहिए, राइट। अच्छा, इनिशियल हमें जो डिस्टर्बेंसेस मिलती है वो तो ट्यूब्यूल्स के लेवल पर मिलती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कंसनट्रेटिंग एबिलिटी इम्पेयर होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में तो हमें एन्यूरिया मिलता है, लेकिन और बायलेटरल और कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस में तो हमें एन्यूरिया मिलता है, लेकिन जहाँ पे पार्शियल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा वहाँ पे एक पैराडॉक्सिक सिचुएशन अपीयर होती है कि हमें वहाँ पे पोलीयूरिया मिल रहा होता है। पोलीयूरिया क्यों होता है कि जो ट्यूब्यूल्स के इफेक्ट होने की वजह से कंसनट्रेटिंग एबिलिटी इम्पेयर, इस वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ पे हमें पोलीयूरिया मिल रहा है। तो अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन पे तो एन्यूरिया हो, लेकिन अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हमें पोलीयूरिया मिल सकता है। ठीक है, ये बताना चाहिए। देन हम ये कहते हैं कि स्टार्ट में तो ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूड रहे, बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉन्टीन्यूड रहे, तो ये 3 वीक्स में अगर कंप्लीट हो तो 3 वीक्स में किडनी डैमेज रिवर्सिबल हो सकता है। और अगर बायलेटरल है तो अगर इनकम्प्लीट है तो 3 वीक्स में डैमेज होता है। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है अगर कंप्लीट है तो 3 वीक्स में डैमेज होगा, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो 3 मंथ्स में कंप्लीट इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। और ना सिर्फ इसमें ट्यूबुलर या बैक फ्लो वाली सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे चूँकि फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, वहाँ पे उसकी इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं, तो हमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी मिलते हैं वहाँ पे, और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी मिलेगा और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी मिलेगा इन केसेस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये किडनी के लेवल पे हो रहा है सब चीज़। ठीक है, देन से मॉर्फोलॉजी कैसे मिलती है कि एक तो ये कि इसका एंड स्टेज रीनल फेलियर भी हो सकता है अगर इसकी कॉज को रिवर्स ना किया, जो हमने कॉजेज सारी देख ली ऑलरेडी इसकी। ठीक है, और देन हम ये देखते हैं कि मोस्टली पेल्विक इलीशियल या पेल्विक और कैलिसिस को अफेक्ट कर रही होती है, और किडनीज मैसिवली इंलार्ज होती है क्योंकि उनमें फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो रही है, राइट। और समटाइम्स हमें ये पल्पेशन पर ही, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन पर ही हमें ये आइडेंटिफाई भी होती है। ठीक है, रीनल पैरेन्काइमा इटसेल्फ फ्लूइड की वजह से कंप्रेस्ड है, एट्रोफिड है, ऑब्लिट्रेशन ऑफ पेपिला है, और फ्लैटनिंग ऑफ पैरामिड है। ऑब्लिट्रेशन ऑफ पेपिला एंड फ्लैटनिंग ऑफ पैरामिड हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, और पैरेन्काइमा कंप्रेस है, और साथ में और कि हमें इसमें सिम्टम्स आएंगे, हाइड्रोयूरेटर भी मिल सकता है, हम देख चुके हैं। स्टार्ट में हमें ट्यूबुलर डायलिटेशन मिलती है, इसमें पहले ही बताया आपको, पहले उसकी डायलिटेशन होगी, और जब इसका मतलब क्योर नहीं हो रहा, वो प्रोग्रेस करता जा रहा है, तो डायलिटेशन के बाद वहाँ पे एट्रोफी और फाइब्रस रिप्लेसमेंट भी शुरू हो रही है ट्यूबुलर एपिथेलियम की। ठीक है, पहले क्या था, ट्यूबुलर डायलिटेशन, देन एट्रोफी फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो गया, एंड देन हम ये कहते हैं कि पहले तो ट्यूब्यूल्स में ऐसा हो रहा है, देन हमें ग्लोमेरुलाई में भी यही चेंजेस नज़र आएंगे। तो उस नतीजे में क्या होगा कि ना ग्लोमेरुलाई बचे, ना ट्यूब्यूल्स बचे, तो नतीजे में हमें एक थिन शेल ऑफ फाइब्रस टिश्यू मिलेगा किडनी में। बस क्या बच जाएगा वहाँ पर, एक थिन शेल ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और एक सेकेंड, गॉड,
हाँ, ये हो गया। देन अगर अच्छा ये तो बात तब है जब मतलब ना इंसीडियस सा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो या लॉन्ग स्टैंडिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस हो। अगर हमें सडन कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस मिला तो उस केस में मोस्टली कोगुलेटिव नेक्रोसिस सिम्पटम मिलते हैं, ठीक है? ये बताना चाहिए। अच्छा बायलैटरल अगर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो एन्यूरिया होगा और अगर ब्लैडर के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लैडर डिस्टेंशन के सिम्पटम मिल सकते हैं और मैंने इससे पहले बताया कि पॉलीयूरिया भी हो सकता है पैराडॉक्सिकली, ठीक है? क्योंकि कंसनट्रेटिंग एबिलिटी इम्पेयर होती है टिप्यूल्स की। यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में मोस्टली वो आइडेंटिफाई नहीं होता इटसेल्फ, हमें कोई और उसकी जो अंडरलाइन कॉज है उसके सिम्टम्स मिलते हैं ज़्यादातर। उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते रहते हैं, पता चलता है कि इस बंदे में हाइड्रोनेफ्रोसिस भी एग्जिस्ट कर रहा है अगर यूनिलेटरल हो तो बस यही इसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। यूरीमिया के सिम्टम हैं, यूरिया के सिम्टम्स हैं, पल्विक सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट है, पेपिला की ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्लिट्रेशन है, फ्लैटनिंग और पैरामिड है, यूरेटर है, ट्रॉफी और रिप्लेसमेंट और फाइब्रस रिप्लेसमेंट है, एपिथेलियम की थिन शेल और फाइब्रस टिश्यू बनने का कोलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है। और सिम्टम्स वगैरह हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं और इसकी कॉजेज़ भी देख चुके हैं। आई होप इतना इनफ है इसके लिए।